नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो आइए शुरू करते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां यह रविंद्र केलेकर द्वारा लिखी गई रचना है। रविंद्र केलेकर का जन्म 1925 में और मृत्यु 2010 में हुई थी। जब ये छात्र जीवन में थे, मतलब पढ़ रहे थे, तब इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया और ये गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। और इन्होंने अपने लेखन में जो समाज की विभिन्न धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, पक्ष है और उनके जो व्यक्तिगत विचार हैं, इन सबको समाज और देश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। तो पतझड़ में टूटी पत्तियां इस पाठ में 2 लेख हैं, जिसका पहला लेख गिन्नी का सोना यह हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में लेखक समाज के लिए किन लोगों का महत्व है यह बताता है। वह कहता है कि जो लोग आदर्शवादी होते हैं वही समाज को ऊंचा उठाते हैं और समाज की प्रगति करते हैं, जबकि जो व्यवहारवादी होते हैं वो समाज को अपने स्वार्थ के लिए गिराते ही हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गिन्नी, सिक्का, शुद्ध, साफ, आदर्श, सिद्धांत, नियम, व्यावहारिकता, व्यवहार कुशलता, बखान करना, प्रशंसा करना, सूझबूझ, समझदारी। तो यहाँ पर लेखक हमें एक उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं और उन्होंने जो उदाहरण लिया है वह है सोने का। सोना मतलब गोल्ड। वो कहते हैं कि सोना तरह तरह का होता है। एक होता है प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना, जिसे हम 24 कैरेट गोल्ड या 24 कैरेट सोना भी कहते हैं। वहीं एक सोना होता है जिसका उपयोग सिक्के बनाने के लिए किया जाता है, जिसे गिन्नी का सोना कहा जाता है। और ये 22 कैरेट होता है क्योंकि इसमें थोड़ी मिलावट होती है, और वह मिलावट होती है तांबे या कॉपर की। इस तांबे की मिलावट के कारण जो सोना होता है वह ज्यादा चमकता है और मजबूत भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो महिलाएं होती हैं, जो औरतें होती है, इस सोने से गहने या ज्वेलरी बनाती हैं। तो गिन्नी के सोने और जो शुद्ध सोना है उसमें अंतर यही होता है कि शुद्ध सोना चूंकि प्योर होता है, इसलिए उसकी चमक थोड़ी कम होती है और साथ ही साथ वह बहुत नाजुक होता है। मतलब वह सहज थोड़ा सा उपयोग करने पर ही टूट जाता है, उससे हम गहने नहीं बना सकते। वही गिन्नी का सोना मजबूत होता है, उसमें चमक ज्यादा होती है और उसमें मिलावट होती है। तो यहाँ पर लेखक शुद्ध सोने की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो कर रहे हैं शुद्ध आदर्श या आइडियल से। तो वो कहते हैं कि आदर्श या सिद्धांत या जीवन के जो नियम होते हैं वो प्योर गोल्ड की तरह होते हैं, साफ सुथरे, प्योर। और कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो उसमें थोड़ी व्यवहारिकता मिला देते हैं, जिससे कि जीवन में उनका प्रॉपर वे में उपयोग किया जा सके। किस जगह पर किस तरह का व्यवहार करना है उसको ध्यान में रखते हुए वो इन आदर्शों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोग जो आदर्शों में थोड़ी सी व्यवहारिकता मिलाकर, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी मिलाकर उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, उन्हें लेखक कहता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। और लोग भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि अरे देखो ये कैसे आदर्शवादी लोग हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं, मतलब उनमें व्यवहारिक ज्ञान भी है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो तारीफ होती है वो उनके व्यवहार कुशलता, मतलब उनका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है, कैसे तरह वो प्रैक्टिकली अलग अलग सिचुएशन को टैकल करते हैं, किस तरह से अलग अलग परिस्थिति में वो अपनी व्यवहारिकता का परिचय देते हैं, उस बात की प्रशंसा होने लगती है और आदर्शों का कहीं बात ही नहीं होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो लोग जो प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट कहलाते हैं, वे क्या करते हैं, जब उनकी प्रशंसा होने लगती है तो वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगते हैं। और जब वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगते हैं, ज़्यादा व्यवहार कुशल होने लगते हैं, उन्हें लगता है यहाँ हमारी प्रशंसा होगी अगर हम ऐसा करेंगे, वहाँ हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, कोई हमें बुरा नहीं कहेगा। तो वो जो आदर्श हैं उनको भूल जाते हैं, धीरे धीरे उनकी लाइफ से जो आदर्श हैं, जो आइडियल्स हैं, वो दूर चले जाते हैं और क्या रह जाती है, केवल
व्यवहारिक सूझबूझ, मतलब जो प्रैक्टिकलिटी है वही बाकी बच जाती है उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं तो इस तरह से धीरे धीरे जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट ना रहकर व्यवहारवादी रह जाते हैं, जो केवल अपने व्यवहार को इम्पोर्टेंस देते हैं कि किस तरह से लोगों से अच्छे संबंध बनाए जा सके, भले उसके लिए झूठ बोलना पड़े, भले अपने आदर्श को अलग रखना पड़े। तो इस तरह से ये जो लोग हैं वो व्यवहार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, और इस तरह से जो तांबा है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो पाठ में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चंद, कुछ, विलक्षण, अपूर्व, विशेष, स्तर, तल, सतह। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, हवा में उड़ना, ऊपरी बातें करना। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गांधी जी भी एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, मतलब उन्हें व्यवहारिकता की समझ थी और वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थे, इसीलिए लोगों में उनकी प्रशंसा होती थी और वो इतने प्रसिद्ध हुए। लेकिन लेखक कहता है कि गांधी जी व्यवहारिकता की इम्पोर्टेंस जानते थे, उसकी वैल्यू क्या है ये जानते थे, और साथ ही साथ वे आदर्शों का महत्व भी जानते थे। इसलिए उनके जो आदर्श थे वो उन्हें चला सके, वो केवल ऊपरी बातें नहीं थी कि जो केवल कहने की थी और जो उनके व्यवहार में नहीं थी। अगर ये बातें उनके व्यवहार में नहीं होती तो देश उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो वो बोलते थे वही वो करते थे। इसीलिए लोगों ने उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार किया, अपने नेता के रूप में अपनाया और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने जो आदर्श उनके जीवन में थे, फिर वह सत्य हो, अहिंसा हो, धैर्य, दृढ़ता, समानता का भाव, धर्मनिरपेक्षता, इन सभी आदर्शों को केवल बोला ही नहीं अपने भाषणों में, बल्कि अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उन्हें दिखाया भी। और इसी कारण उन्होंने व्यवहारिकता के स्तर को ऊपर उठाया, ना कि आदर्शों को व्यवहारिकता के निचले स्तर पर लाया। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि वो सोने में तांबा नहीं मिला रहे हैं, बल्कि वो तांबे में सोना मिलाकर उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब वो व्यवहार में आदर्श को मिला रहे हैं, और इतना अधिक आदर्श को मिला रहे हैं कि वो व्यवहार ही आदर्शवादी हो जा रहा है। और इसीलिए उनके उस आदर्शवादी व्यवहार के कारण जो सारे देशवासी थे वो उनके पीछे हो गए, उनके अनुयायी बन गए, उनके फॉलोअर्स बन गए, और लोगों ने उन्हें भगवान की तरह पूजा और उनकी हर बात में उनका साथ दिया। उन्होंने देश में कई आंदोलन चलाए, फिर वो सत्याग्रह हो कि हमेशा सच बोलो इस बात का आग्रह हो, या फिर अहिंसा का, जब देश में इतना रक्तपात हो रहा था, अंग्रेज सरकार लोगों पर इतने अत्याचार कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। या फिर समानता का भाव हो, वो अपने आसपास के सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने व्यवहारिकता को, अपने व्यवहार को उस उच्च स्तर पर लाया जो आदर्श के समान हो गए, और उनकी कीमत बढ़ गई। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सोना हमेशा आगे रहता है। आगे लेखक व्यवहारवादी और जो आदर्शवादी लोग हैं उनकी समाज में क्या भूमिका रहती है और क्या इम्पोर्टेंस रहती है उसके बारे में बताते हैं। यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। व्यवहारवादी, व्यवहारवाद का आचरण करने वाला। सजग, सतर्क, आदर्शवादी, आदर्शवाद को मानने वाला। शाश्वत मूल्य, कभी ना समाप्त होने वाले मूल्य। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जो व्यवहारिक लोग होते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वो हमेशा अपने बिहेवियर या अपने व्यवहार की तरफ ध्यान देते हैं, और वो देखते हैं कि किस जगह पर क्या बोलने से अपना लॉस हो सकता है और क्या बात करने से अपना प्रॉफिट हो सकता है। तो वो अपनी लाभ हानि का ध्यान रखते हुए बात करते हैं, और ऐसे समय कई बार वो झूठ बोल जाते हैं, कई बार वो अपने आदर्श को पीछे कर देते हैं, पर वो उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि उन्हें जीवन में सफल होना है और दूसरे लोगों से आगे जाना है। और ऐसे समय में वो आगे भी बढ़ते हैं, बहुत ऊपर उठते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई वो महत्वपूर्ण काम नहीं करते हैं। वहीं जो आदर्शवादी होते हैं
वो आगे तो बढ़ते हैं, पर अपने साथ साथ दूसरों की भी प्रगति करते हैं, क्योंकि वो समाज में कई आदर्श स्थापित करते हैं, जैसे गांधी जी ने की है। तो इसीलिए लेखक करता है कि आज अगर समाज में कुछ आइडियल्स हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, तो ये सब किन की देन है? इन्हीं आदर्शवादी लोगों की देन है, जिन्होंने हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में अपने आदर्शों को पीछे नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो आदर्शवादी होते हैं वो समाज को उठाते हैं, जबकि जो व्यवहारवादी होते हैं वो समाज को गिराते हैं। आइए इस पाठ का जो दूसरा भाग है, या जो दूसरा लेख है, जैन की देन, उसे पढ़ते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मानसिक, मन संबंधी, फीसदी, प्रतिशत, मनोरुग्ण, मानसिक रोगी, वजह, कारण, रफ्तार, गति, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जब वो जापान की यात्रा पर गया था, तो जापान में उसने अपने एक मित्र से पूछा कि जापानियों में या जापान के लोगों में कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा होती है। तो उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि इन लोगों में सबसे ज़्यादा बीमारी मानसिक होती है। मेंटल डिसीजेज ज़्यादा रहती हैं, और लगभग 80% 80% लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। और जब लेखक ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत फास्ट है। यहाँ पर कोई चलता नहीं, दौड़ता है, कोई बोलता नहीं, बल्कि जोर जोर से बकता है। यहाँ तक कि जब वो लोग अकेले रहते हैं, तब भी वो बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं, क्योंकि जापान जो देश है वह अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है, और वो अमेरिका से आगे जाना चाहता है। इसलिए वहां पर सारे कार्य बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जब कार्य जल्दी हो रहे हैं, तो कोशिश यही होती है जो एक महीने का काम है वो एक दिन में पूरा हो जाए। और जब एक महीने का काम एक दिन में पूरा करना है, तो लोगों के ऊपर इस बात का प्रेशर बढ़ जाता है, काम कंप्लीट करने का प्रेशर, जिससे उनका जो दिमाग है उसकी स्पीड वैसे ही फास्ट होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे कि कोई स्पीड इंजन हो। और जब यह स्ट्रेस उनके ऊपर रहता है और इतनी मेहनत उन्हें करनी पड़ती है, और वो हमेशा बेचैन रहते हैं कि हम कुछ अलग क्या कर दें जिससे कि हम अमेरिका से आगे निकल जाए। तो इन सब स्ट्रेस, बेचैनी, परेशानी और जो अत्यधिक श्रम, अत्यधिक मेहनत उनके दिमाग के साथ होती है, उसके कारण ये सारे लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। आगे इस पाठ में क्या होता है यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बेढप सा, बेडोल सा, पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया, तातामी, चटाई, दफ्ती, लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है। चाजीन, जापानी विधि से चाय बनाने वाला। गरिमापूर्ण, सलीके से। चायदानी, चाय बनाने का बर्तन। अंगीठी, सिगड़ी या लोहे या मिट्टी से बना आग जलाने का चूल्हे चूल्हे जैसा पात्र, जो गोल आकार का होता है, खड़ा होता है। खत बनाना, उबलना। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि शाम को वो अपने दोस्त के साथ टी सेरेमनी में जाता है। टी सेरेमनी यह एक चाय पीने की विधि है, जिसे जापानी भाषा में चानोयू कहते हैं। तो जिस जगह पर वो जाता है वह 6 मंजिली इमारत थी, 6 स्टोरी बिल्डिंग थी, और उसकी छत पर एक पर्णकुटी बनी थी, जिसमें कि दफ्ती की दीवारें थी और नीचे चटाई बिछी हुई थी। बाहर एक बेढप सा मिट्टी का बर्तन था, जिसमें कि हाथ पैर धोने के लिए पानी रखा हुआ था। वो और उनके मित्र, उन्होंने पानी से अपने हाथ पैर धोए, फिर तौलिए से पोछा और अंदर गए। तो वहां पर जो चाय बनाने वाला व्यक्ति था, जिसे चाजीन कहते हैं, वह बैठा था। उन्हें देखकर वह खड़ा हुआ, उसने कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका स्वागत कर उन्हें बैठने की जगह बताई, और फिर वह अंगीठी सुलगाकर उस पर चाय बनाने लगा। तो उसने उन सारे जो कार्य किए, वो इतने शांत ढंग से और इतने सलीके से किया, इतने मैनरली किया, कि एक भी काम की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और लेखक को उसके काम करने के सलीके को देखकर, उसके अच्छे तरीके को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मधुर संगीत चल रहा हो और जिसका वो मजा ले रहा है। वो जो पूरा वातावरण था वो इतना शांत था कि चायदानी में जो पानी का उबलने की आवाज होती, जिसे पानी का खद बदाना कहता है, वह भी सुनाई दे रहा था।
जब चाय तैयार हुई और उन्हें सर्व की गई तो वहां पर लेखक बताता है कि वे टोटल 3 लोग ही थे, 3 दोस्त। और उन्होंने बताया कि जो टी सेरेमनी होती है उसमें 3 से ज्यादा लोगों को एडमिशन या प्रवेश नहीं दिया जाता है। और जो प्याले में चाय थी वो भी केवल 2 घूंट थी, 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। और पीना भी किस तरह से था कि होठों से प्याला लगाकर केवल एक एक ड्रॉप चाय की पीनी थी। और इस तरह से ये जो एक एक ड्रॉप चाय पीने का जो कार्यक्रम था वो लगभग 1.5 घंटे के लगभग चला। तो लेखक जो कि उसके लिए पहली बार हो रहा था, वो पहले बार ऐसी सेरेमनी में भाग ले रहा था, तो स्टार्टिंग में तो उसे बहुत कठिनाई हुई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक एक बूंद चाय कैसे पीना, इतने धीरे धीरे चाय कैसे पीना। पर धीरे धीरे जब वो एक एक बूंद चाय पी रहा था तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसका जो माइंड है उसने काम करना धीरे धीरे स्लो कर दिया है, तो उसके दिमाग की गति जो है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। और फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि उसे लगा कि अब उसका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो प्रेजेंट है वो कितना लंबा चल रहा है, और सब तरफ सन्नाटा था जिसके कारण उसे खामोशी की भी को भी वो सुन सकता था, उस सन्नाटे को भी वो अनुभव कर सकता था। तब लेखक को यह अनुभव हुआ तब लेखक को यह अनुभव हुआ इस सेरेमनी के बाद कि हम लोग हमेशा हमारे दिमाग में या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। मतलब हमारा दिमाग जो काम करता है वो या तो भूतकाल में के बारे में विचार करता है या भविष्य काल के बारे में विचार करता है, जबकि लेखक का कहना है कि ये दोनों ही मिथ्या है। मिथ्या क्यों, झूठ क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे वश में नहीं है। ना तो हम भूत को बदल सकते हैं, अपने भूतकाल में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जो भी हमारे साथ घटनाएं हुई हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते। और भविष्य में या फ्यूचर में क्या होगा ये भी हम कंफर्मली नहीं बता सकते, पक्का पक्का नहीं बताया जा सकता है। हम सोचेंगे कि भविष्य में ऐसा होगा और कुछ भी अनहोनी होने पर वह नहीं भी हो सकता। तो क्या हमारे बस में है? वो केवल आज है, इसीलिए लेखक आज या वर्तमान को सत्य मानता है, क्योंकि वही हमारे वश में है और वही हम कुछ कर सकते हैं। तो चाय पीते समय लेखक को इस बात का अनुभव हुआ कि केवल वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान कभी भी खत्म नहीं होता है, वह अनंत काल जैसा ही विस्तृत रहता है, क्योंकि वही बना रहता है। जो बीत चुका होता है वो तो भूतकाल बन जाता है और भविष्य तो आने वाला है। तो इसीलिए लेखक कहता है कि ये जो बौद्ध धर्म की ये जो ध्यान की परंपरा है, जो कि चाय सेरेमनी के द्वारा या टी सेरेमनी के द्वारा लोग करते हैं, तो वो अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा समय पाते हैं जहाँ वो शांत रह सके, उनके दिमाग को आराम मिल सके। तो ये जो ज़ेन की परंपरा है, यह जापान वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, जो जीवन की आपाधापी में उनके अंदर जो तनाव है उसको दूर करने में सहायक होता है। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मेरे वीडियो देखिए और सीखते रहिए। जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।